28 हफ्ते पहले दुनिया ने सोचा था कि वायरस को खत्म कर दिया है, शहर को सील किया गया, लोग भाग गए, मौत की चीखें धीरे धीरे खामोश हो गई। समय ने घाव भरे और इंसानियत ने फिर से सपने देखना शुरू किया। सुरक्षा के वादे किए गए, इसलिए सारे परिवार वापस लौट आए। लेकिन क्या वो रेज वायरस सच में मर गया था या बस छिपकर ताक में बैठा था सही वक्त का इंतजार करते हुए? अब जो आने वाला है वो पहले से भी तेज, पहले से भी डरावना और पहले से भी ज्यादा घातक है। मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट एपोकैलिप्टिक हॉरर फिल्म 28 वीक्स लेटर, जिसका प्रीक्वल 28 डेज लेटर की एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। ये दोनों मूवीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो पहले 28 डेज लेटर की एक्सप्लेनेशन जरूर देख लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए समझते हैं इस बेहतरीन मूवी को हिंदी में। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेज वायरस के शुरुआती प्रकोप के दौरान डॉन, उसकी वाइफ एलिस और भी 4 सर्वाइवर्स, जैकब, किम और एक बूढ़ा कपल, जो लंदन से बाहरी इलाके की एक मजबूत कॉटेज में छिपे हुए थे। इधर ही हमें पता लगता है कि डॉन और एलिस के 2 बच्चे भी है, एंडी और टैमी, जो अपने स्कूल ट्रिप के लिए फ्रांस गए हुए थे। और ये किस्मत की बात है कि इस महामारी से वो दोनों बचे हुए थे, लेकिन फिर भी इन दोनों को उनकी काफी फिक्र हो रही थी। कुछ वक्त बाद खाना खाते वक्त उनके दरवाजे के बाहर कोई दस्तक देता है। दरवाजा खोलने पर बाहर उन्हें एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, जो बुरी तरह डरा हुआ था। बिना वक्त गवाए डॉन उसे फौरन अंदर ले लेता है और उसे कुछ खाने के लिए देता है। बातों के दौरान वो बच्चा बताता है कि उसके माँ बाप मर चुके हैं, उन्हें ज़ॉम्बीज ने मार डाला और अब वो ज़ॉम्बीज मेरे पीछे पड़े हैं। ये सब सुन के सभी काफी डर जाते हैं। किम जैसे ही बाहर देखने खिड़की के पास आती है, तभी एक ज़ॉम्बी किम को इन्फेक्ट कर देता है। हालांकि जैकब किम को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। किम भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। ये सब देख एलिस उस बच्चे को लेकर ऊपर भागती है, लेकिन वो बूढ़ा कपल ज़ॉम्बीज के हाथों बेमौत मारा जाता है। ऊपर एक कमरे में अब एलिस और उस बच्चे को खूंखार ज़ॉम्बीज चारों ओर से घेर लेते हैं। डॉन को वहाँ देख एलिस उससे मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन मतलबी डॉन खुद की जान बचाने के लिए अपनी वाइफ को मौत के मुंह में छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। और पीछे से एलिस की मदद की पुकार धीरे धीरे चुप्पी में बदल जाती है। बाहर गिल्ट में जब डॉन रोते हुए भाग रहा था, तब उसे वहाँ जैकब मिलता है, जो अभी भी जिंदा था और बोट स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। डॉन भी उसकी मदद करने में लग जाता है, लेकिन अफरा तफरी में जैकब पानी में गिर जाता है और वो भी भूखे ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाता है। डॉन अब बिना वक्त गवाए बोट को स्टार्ट करके वहाँ से भाग जाता है। इस घटना के 28 हफ्ते बाद हम देखते हैं कि नाटो फोर्सेस ने ग्रेट ब्रिटेन पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल ले लिया है। उसी दौरान हम नाटो फोर्स के एक स्नाइपर सार्जेंट डॉयल को भी देख पाते हैं। उसका एक ही काम था, जहाँ कहीं भी उसे कोई संक्रमित दिखा उसे मार गिराना। और अब पूरे शहर को डिस्ट्रिक्ट 1 नाम के एक क्वारंटाइन जोन में बदल दिया गया है, जहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को रेस्क्यू करके रखा जाता था जो पूरी तरह इस वायरस से सेफ हो। सब कुछ कंट्रोल में आने के बाद सरकार अब सर्वाइवर्स को वापस बुला रही थी, ताकि जिंदगी फिर से नए से शुरू की जा सके। यही हम स्कारलेट नाम के एक साइंटिस्ट को भी देख पाते हैं, जो इस रेज वायरस पर रिसर्च करने इस क्वारंटाइन जोन में आई थी। और इस क्वारंटाइन जोन में हम उन लोगों को भी देख पाते हैं जिन्हें अलग अलग देशों से वापस लाया गया है, जो मिलिट्री की कड़ी निगरानी में रहेंगे। और इन्हीं लोगों में डॉन और एलिस के बच्चे टैमी और एंडी भी थे। या स्कारलेट को एक बात की चिंता काफी सता रही थी कि आखिर इन लोगों को इस बदले हुए माहौल में एडजस्ट कैसे किया जाए। या अब इन सारे लाए गए लोगों पर एंटर होने से पहले एक मेडिकल टेस्ट किया जाता है, और इसी टेस्ट के दौरान स्कारलेट को एंडी की एक अजीब सी बात नजर आती है कि एंडी के आंखों का रंग अलग अलग है। स्कारलेट एंडी से पूछती है कि क्या उसके परिवार में भी किसी के आंखों का रंग अलग अलग है। एंडी जवाब देता है कि मेरी मॉम के आंखों का रंग भी अलग अलग था। इससे स्कारलेट समझ जाती है कि एंडी में उसके माँ के जीन्स है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट 1 में टैमी और एंडी अपने पिता डॉन से मिलते हैं, जिसे आर्मी ने 28 हफ्ते पहले आउटब्रेक से रेस्क्यू कर लिया था। और अब डॉन यहाँ डिस्ट्रिक्ट 1 में सिक्योरिटी जोन का एक सीनियर मैनेजर है। यहाँ डॉन अपने बच्चों को पेंट हाउस लेकर आता है, जहाँ बच्चे उन्हें उनके माँ के बारे में पूछते हैं। डॉन उनसे सच छुपाते हुए झूठ बोल देता है कि वो एक हादसे में मारी गई। मैंने उसे बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाया। अब अगले दिन डॉन अपने काम पर चला जाता है, लेकिन टैमी और एंडी डिस्ट्रिक्ट 1 से बाहर निकलकर अपने पुराने घर आते हैं। और ये वही घर था जहाँ 28 हफ्ते पहले ज़ॉम्बीज ने सब पर हमला किया था। और
ये बच्चे इस उम्मीद में यहाँ आए थे कि शायद उन्हें यहाँ उनके माँ की कोई निशानी मिल सके, लेकिन घर में उन्हें जो दिखता है उससे दोनों काफी चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ एलिस थी जो कमरे के एक कोने में छिपी हुई थी। यानी एलिस आज भी जिंदा थी, जो डर के मारे आज तक एक ही जगह छिपी हुई थी। और यही से कहानी अपना अलग मोड़ ले लेती है। अपनी माँ को जिंदा देख एंडी फौरन एलिस से लिपट जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे। उसी दौरान बाहर कुछ सोल्जर्स आते हैं और एंडी टैमी के साथ एलिस को भी डिस्ट्रिक्ट 1 लाते हैं। एलिस को अच्छे से सैनिटाइज करने के बाद उसे क्वारंटाइन जोन में कुछ टेस्ट करने के लिए रखा जाता है। स्कारलेट एलिस से सवाल करने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। फिलहाल तो स्कारलेट टेस्ट के लिए एलिस के ब्लड सैंपल ले लेती है। वही दूसरी तरफ डॉन को भी पता चल जाता है कि टैमी और एंडी सेफ है, साथ ही उसकी वाइफ एलिस भी जिंदा है, तो वो फौरन बच्चों से मिलने आता है। लेकिन बच्चे अपने पिता पर गुस्सा थे, क्योंकि उन्होंने उनसे झूठ कहा था कि उनकी माँ मर चुकी है। उधर स्कारलेट जब एलिस के ब्लड सैंपल पर टेस्टिंग कर रही थी, तब उसे एक हैरान करने वाली बात पता चलती है कि एलिस रेज वायरस से पूरी तरह इन्फेक्टेड है, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वायरस का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा। लेकिन स्कारलेट को एक और बात पता चलती है कि एलिस एक रेयर केस है। एलिस खुद इस वायरस से लड़ सकती है, लेकिन अगर उसका खून किसी के संपर्क में आए तो सामने वाला इंसान वायरस से फौरन इन्फेक्ट हो जाएगा। स्कारलेट समझ चुकी थी कि एलिस रेज वायरस की एकमात्र जिंदा कैरियर है, तो हम एलिस के खून से इस वायरस का एंटीडोट बना सकते हैं। इसलिए हम उसे इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी मार नहीं सकते। लेकिन ब्रिगेडियर जनरल स्टोन इस बात के लिए सहमत नहीं थे। वो फौरन एलिस को मारने के ऑर्डर्स निकाल देते हैं। वहाँ दूसरी तरफ एलिस के जिंदा होने की खबर सुनकर डॉन बिना किसी के परमिशन के अनऑथोराइज्ड तरीके से उस हिस्से में आ जाता है जहाँ एलिस को रखा गया है। एलिस को अपने सामने जिंदा देख डॉन रोते हुए उसके किए के लिए एलिस से माफी मांगता है। ये सब देख एलिस की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो बिना कुछ कहे डॉन को माफ कर देती है। इसी के चलते जोश में आकर डॉन एलिस को किस कर लेता है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये किस उसकी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। कुछ ही सेकेंड्स में डॉन की बॉडी में अजीब बदलाव होने लगते हैं और देखते ही देखते वो पूरी तरह एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है। डरी हुई एलिस कुछ समझ पाती इससे पहले ही डॉन अपनी ही वाइफ को बड़ी खौफनाक तरीके से मार देता है, जिसके बाद वो इस कमरे से बाहर आकर अपने रास्ते में आने वाले हर एक शख्स को इन्फेक्ट करने लगता है। और देखते ही देखते एक बार फिर से एक छोटी गलती के कारण ये रेज वायरस अब हर जगह अपनी तबाही मचाएगा। ये बात जानते स्कारलेट फौरन एंडी और टैमी को साथ लेकर आम जनता के बीच छिपते हुए भाग जाती है। दूसरी तरफ जनरल स्टोन हालत को देख कोड रेड अलर्ट जारी कर देते हैं, यानी सारे लोगों को एक सेफ रूम में बंद कर दिया जाए ताकि वायरस आगे ना फैले। और इसी होने वाली अफरा तफरी में टैमी और एंडी स्कारलेट से अलग हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ज़ॉम्बी बना डॉन सेफ रूम की तरफ ही बढ़ रहा था और डॉन सेफ रूम तक पहुंच भी जाता है, जिसके साथ पूरे रूम में मौत की दहशत फैल जाती है। इसलिए सारे लोग बाहर की तरफ भागने लगते हैं। सिचुएशन को कंट्रोल से बाहर जाता देख जनरल स्टोन सोल्जर्स और स्नाइपर्स को ऑर्डर्स दे देते हैं कि जो भी संक्रमित लगे उसे मार दो। लेकिन अफसोस इस मोमेंट वो लोग भी पता नहीं लगा पा रहे थे कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं। इसलिए जनरल स्टोन कंप्लीट एलिमिनेशन के ऑर्डर्स दे देता है, यानी कोई इन्फेक्टेड हो या ना हो हर एक को गोली मार दी जाए। ये सुनते ही ताक में बैठे सारे स्नाइपर्स अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। इस बीच एंडी जैसे तैसे एसी डक्ट में छिप जाता है। कुछ देर बाद जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करने जाता है। ये देख डॉयल उस ज़ॉम्बी को मार गिराता है। डॉयल किसी मासूम को नहीं मार सकता था, इसलिए वो अपनी स्नाइपर की पोजीशन छोड़कर नीचे उतरने लगता है। नीचे आकर वो देखता है कि एंडी एक आदमी की मदद से एक अंधेरे कमरे में छिपने में कामयाब हो गया था, जहाँ एंडी को टैमी भी मिलती है और उसी कमरे में कुछ और लोग भी थे। उन्हीं में से एक बूढ़ी औरत सवाल करती है कि आखिर ये लोग आम लोगों को क्यों मारने लगे हैं। तभी स्कारलेट उसे बताती है कि ये कोड रेड का तीसरा चरण है। पहले चरण में वायरस को फैलने से रोकना होता है, अगर ऐसा ना हो पाए तो दूसरे चरण में इन्फेक्टेड लोगों को मारना पड़ता है, और इससे भी अगर काम ना बने तो आता है तीसरा चरण, जहाँ हर एक को मौत के घाट उतारा जाता है, फिर चाहे वो इन्फेक्टेड हो या ना हो। इधर जैसे ही डॉयल उस
कमरे में आता है वो सबको चेतावनी देता है कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, बाहर हर तरफ बस मौत है। डॉयल की बात मानकर स्कारलेट, टैमी, एंडी और वो बूढ़ी औरत डॉयल के साथ दबे पांव वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं और यही डॉयल अपने दोस्त फ्लिन से संपर्क जोड़ लेता है। फ्लिन उसे बताता है कि 4 मिनट में इस जोन को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा, फौरन निकलकर मुझे ग्राउंड में मिलो, मैं हेलीकॉप्टर लेके फौरन वहाँ पहुँच रहा हूँ। इसलिए बिना वक्त गवाए डॉयल और तेजी से सबके साथ वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन छत पर अभी भी कुछ स्नाइपर्स तैनात थे जो जनरल स्टोन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर हलचल पर पड़ती है, एक गोली हवा को चीरते हुए सीधे आकर उस बूढ़ी औरत को लगती है और जैसे तैसे डॉयल स्नाइपर्स पर गोलियां चलाकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है और सभी को लेकर वहां से निकलने लगता है। और यहाँ कुछ वक्त बाद ही आसमान से बॉम्ब बरसने लगते हैं। जो क्वारंटाइन जोन कुछ वक्त पहले एक शांति भरी जगह थी, वो पूरी तरह एक वॉर जोन बन चुकी थी जहाँ हर तरफ बस तबाही थी। डॉयल, स्कारलेट, एंडी और टैमी अब किसी तरह उस ग्राउंड तक आते हैं जहाँ फ्लिन ने डॉयल को बुलाया था। इधर स्कारलेट डॉयल को बताती है कि हमें एंडी को किसी भी तरह जिंदा रखना होगा क्योंकि उसी के खून में हमें इस रेज वायरस का इलाज मिलेगा। तभी फ्लिन भी वहाँ हेलीकॉप्टर लेके आ जाता है। जैसे ही फ्लिन डॉयल के साथ उन लोगों को भी देखता है तो वो डॉयल से तनाव में आकर कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हें लाने के लिए कहा गया था, अगर मैं इन्हें भी साथ में लेकर गया तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन तभी वह ज़ॉम्बीज भी आने लगते हैं, इसलिए फ्लिन उन्हें स्टेडियम आने का कहकर अपने हेलीकॉप्टर के पंखों से ज़ॉम्बीज को मारते हुए जाता है और बाकी सब अपनी जान हथेली पर लेके स्टेडियम की तरफ भाग रहे थे। इससे पहले कि वो लोग शहर में दाखिल होते, आर्मी ने पहले ही पूरे शहर में जहरीली गैस छोड़ना शुरू कर दिया था। जान बचाने की कोशिश में सब भागते हुए गाड़ी में घुसकर सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं, लेकिन उस गाड़ी को अब चारों ओर से ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था। सभी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काफी वक्त से एक जगह खड़े होने की वजह से उस गाड़ी का इंजन जाम हो चुका था। इसलिए बिना सोचे समझे डॉयल गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी को धक्का मारने लगता है, लेकिन निगरानी रख रहे कुछ सोल्जर्स डॉयल को कोई ज़ॉम्बी समझकर उस पर आग बरसाते हैं और आग के लपटों में डॉयल पूरी तरह घिर जाता है। स्कारलेट यहाँ गाड़ी को स्टार्ट करने में कामयाब हो जाती है और बच्चों के साथ वहाँ से निकल जाती है, लेकिन पीछे वो लोग उस योद्धा को जलते हुए देख रहे थे जिसने उनका यहाँ तक साथ दिया। इसके बाद जैसे तैसे स्कारलेट गाड़ी ड्राइव करते हुए सबवे में आती है जहाँ अचानक ज़ॉम्बी बना डॉन भी पहुंच जाता है और स्कारलेट को बड़ी बेरहमी से मार देता है। इसके बाद वो एंडी की तरफ बढ़कर उसे भी इन्फेक्ट कर देता है। तभी पीछे से टैमी स्कारलेट की गन से डॉन को मारकर एंडी को बचा लेती है। यहाँ टैमी देखती है कि एंडी की आंख भी लाल हो रही है, जैसे इन्फेक्ट होने के बाद एलिस की हुई थी। और क्योंकि एंडी का भी इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग था तो वो वायरस उस पर हावी नहीं हो पाता और एंडी ज़ॉम्बी नहीं बनता। इसके बाद टैमी और एंडी स्टेडियम आते हैं जहाँ फ्लिन डॉयल को ले जाने के लिए वहाँ पहुँच चुका था, पर जब वो सिर्फ टैमी और एंडी को ही वहाँ आया हुआ देखता है तो वो सब समझ जाता है और बिना कोई सवाल किए उन बच्चों को हेलीकॉप्टर में बिठाकर इस नर्क से बाहर ले जाता है। पीछे हम देख पाते हैं कि एक शांत शहर अब बस एक खंडर बन के रह चुका है। दूसरी तरफ 28 दिन बाद हम फ्लिन के उसी हेलीकॉप्टर को देख पाते हैं जो फ्रांस के पास क्रैश हो चुका था और इस हेलीकॉप्टर के पास हम कुछ अजीब सी हलचल भी देख पाते हैं। और यहाँ हमें एक सबसे भयानक बात पता चलती है कि ब्रिटेन और यूरोपिया के देशों से जुड़े टनल से ये रेज वायरस अब यूरोप में भी फैल रहा है और तभी से टैमी और एंडी का भी कुछ पता नहीं चला। और इसी के साथ 28 वीक्स लेटर की दास्तां अपने अंत तक पहुंचती है। और दोस्तों, इस मूवी का सीक्वल 28 इयर्स लेटर की पूरी कहानी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही भयानक कहानी के साथ।